बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो जगहों पर आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये हमारे जांघ के पास जो जॉइंट है, दूसरा ये शोल्डर के पास जो जॉइंट है, ये वाला है ना। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और यहाँ पर जो जांघ की हड्डी है और ये जो पेल्विस वाला रीजन है, इसके बीच जो जॉइंट है ना, हिप जॉइंट भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर हल्के परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या प्रायः समान होती है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और दो धन आवेश पास पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, धक्का मारेंगे एक दूसरे को। टंगस्टन का प्रतीक W है। ये जर्मन नाम वुल्फ्रम से लिया गया है ना, वुल्फ्रम। आधुनिक रसायन शास्त्र के हमारी बात कही जाते हैं लेवोशियर। जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सारे में इन्होंने जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था वो लागू होता है और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। डी ऑप्शन राइट आंसर। 2 सेकंड में 10 डॉलर, 1 सेकंड में 5 डॉलर, 1 सेकंड में दोनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है तो 5 हर्ट्ज आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो ऐसा मात्रा है आवृत्ति की। तो पी माहेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया था पुष्पी पादप के लिए। पुष्पी पादपों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक विकसित की। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मान लीजिए कि प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है वो ऐसे लौट जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये अगर हम इसको थोड़ा पीछे खींचते हैं तो मुख्य फोकस पर जाकर के ये किरण जो है मिलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से ये अपसरित यानी कि फैल रही है। एक और अगर हम बनाए यहाँ पर तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1978 की बात है, कोलकाता में पहली बार भारत के अंदर जो है टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया, कनुप्रिया अग्रवाल, उपनाम दुर्गा। तो ये बस इतनी सी जानकारी जो है आपको याद रखनी है इस वाले वैज्ञानिक परिचय से। नई वाली एनसीईआरटी का ये कटआउट है। और गेंद का मास कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम तो 1 2 3 1 2 3 20 जूल। बी ऑप्शन राइट आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कार्य को यहाँ पर डालेंगे 200 किलो जूल बटे में। समय लेंगे 10 सेकंड। 10 सेकंड 0 से 0 उड़ाएंगे। अब देखो ये 20 किलो जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, 20 किलो वाट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का ये सेट नंबर 5 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा ऐप पर। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। किस कार्बन अपरूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसमें परतों के बीच दुर्बल बल होते हैं? षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होते हैं। तो कार्बन के कई सारे अपरूप होते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप में फ्लोरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है और अक्रिस्टलीय में कोक है। इस प्रश्न का उत्तर ग्रेफाइट हो जाएगा। षटकोणीय का मतलब हेक्सागोनल है ना, षटकोणीय का मतलब हेक्सागोनल। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये एक षटकोणीय संरचना है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये 5 षटकोणीय संरचना मिलकर के पूरी एक लेयर जो है बना रही है। इसमें जो आप गेंद देख रहे हो, बॉल आप देख रहे हैं, ये कार्बन को दिखा रहा है ना। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां कार्बन। ठीक, तो ये एक षटकोणीय संरचना है। ठीक, ऐसे ये दूसरी षटकोणीय संरचना है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इस प्रकार से ये पूरी बन जाती है एक लेयर। ऐसी ये एक दूसरी लेयर है और इन दोनों लेयर के बीच में काम करता है एक बहुत ही दुर्बल बल जिसे कहा जाता है वांडर वाल बल। वांडर वाल बल, राइट। तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल षटकोणीय संरचना। या देखो, कार्बन का एक और अपरूप है फ्लोरीन, है ना। कार्बन के अपरूप में केवल कार्बन के ही परमाणु होंगे, अन्य तत्वों के परमाणु नहीं होंगे, राइट। फुटबॉल जैसी संरचना होती है फ्लोरीन की, F से फ्लोरीन और F से फुटबॉल। इसमें याद रखेंगे कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। फ्लोरीन को हम लोग C60 भी बोलते हैं। फुटबॉल जैसी संरचना है इसकी। ये देखो हीरा है, ये हीरे की संरचना है, ये हीरे की संरचना है। इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखेंगे आप। वैसे तो ये सारे 3 डायमेंशनल है, लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो हम लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं केवल इस वाले लेयर को देखते हुए। ठीक, तो इसके लिए आप स्पेशली जो है 2D याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। 3 डायमेंशनल है। देखो, ये एक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो ये अगर आप एक यूनिट उठाकर देखते हैं तो आपको 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए इस पूरे के लिए। 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए, है ना। 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए। इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। इस पूरे के अरेंजमेंट के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चाहिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसको भी आप देखें तो ऐसी बहुत सारी 2D स्ट्रक्चर्स हैं जिससे मिलकर के ये पूरा फुटबॉल जैसी संरचना जो है यहाँ पर बनती है।
तो ये सारे जो है कार्बन के अपरूप हैं। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट हम जानते हैं फिसलनदार होता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है ना। पेंसिल जिससे हम लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, जबकि ये जो डायमंड है, फ्लोरीन है, ये सब विद्युत के कुचालक है। राइट। निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन से जोड़े में डीएनए होता है? कोशिकांगों के कौन से जोड़े में डीएनए होता है? ये नई वाली एनसीईआरटी में ये एमसीक्यू दे रखा है, तो सीधा वहां से यहाँ पर टेपा गया है। अगर हम कोशिका को देखते हैं तो 3 ऐसे कोशिकांग हैं जहां आपको राइबोसोम नहीं, डीएनए आपको देखने को मिलेगा, है ना। राइबोसोम तो आपको देखने को मिलेगा 2 कोशिकांग में, लेकिन अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो 3 ऐसे कोशिकांग हैं जहां आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका न्यूक्लियस में आपको डीएनए देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियस चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सारे में पाए जाते हैं। जो दूसरा कोशिकांग है वो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं दोनों में पाए जाते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, पादप कोशिका हो जंतु कोशिका हो, दोनों में आपको ये डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये देखने को मिलेंगे। और तीसरा है प्लास्टिड, लवक। इसमें भी इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और इन सब के ऊपर हम लोगों ने इस सीरीज में ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। लेकिन ये जो प्लास्टिड है ये केवल प्लांट सेल में मिलेगा आपको, ये केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। तो यहां देखो हरित लवक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, 2 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो डीएनए के साथ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, और न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नाम की संरचना होती है, जिसमें राइबोसोम के सब यूनिट्स पाए जाते हैं। वो सब यूनिट्स जब बाहर निकलते हैं, कोशिका द्रव्य में आते हैं, तब जाकर के राइबोसोम का निर्माण होता है। पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है? अगर हम पुरुषों का प्रजनन तंत्र देखें तो बाहर में लिंग होता है, और लिंग के नीचे एक थैला होता है जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं, 2 वृषण होते हैं। इस वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। सवाल यह है कि भाई ये जो टेस्टिस है, वृषण है, ये बॉडी के बाहर क्यों है? बॉडी के बाहर इसलिए है क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए, शुक्राणु जनन के लिए जो तापमान चाहिए वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। इसीलिए, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से निम्न ताप की आवश्यकता होती है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 310 केल्विन, उससे 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है शुक्राणु के बनने के लिए, इसलिए बॉडी के बाहर होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली रोम जैसी संरचनाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो जो छोटी आंत की भित्ति होती है, छोटी आंत की जो भित्ति होती है उसमें उंगली नुमा जो है संरचनाएं पाई जाती हैं, उसमें उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है ना। उंगली नुमा संरचना जो है पाई जाती है, जिसे विलाई कहा जाता है ना। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? दीर्घ रोम बोलेंगे, दीर्घ रोम बोलेंगे। ये जो उंगली नुमा संरचना है इसे कहा जाता है दीर्घ रोम। इसका काम होता है जो छोटी आंत में खाने का पाचन होता है, तो जो पाचित भोजन है उसका ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो, उसका ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो। तो हम बोलेंगे भोजन का पाचन करना नहीं, भोजन का संग्रहण करना नहीं, हार्मोन का निर्माण करना नहीं, पोषक तत्वों एवं जल का प्रभावी अवशोषण करना, ये हम बोल सकते हैं। पोषक तत्व जो खाने में मौजूद होगा, है ना, पोषक तत्व एवं जल का प्रभावी अवशोषण करना। तो दीर्घ रोम का काम होता है अवशोषण, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देना, है ना। जो अवशोषण के लिए सरफेस एरिया है, सतह है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देना दीर्घ रोम का काम होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाचित भोजन का अवशोषण हो। जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के कण डैश
अधिक स्थान घेरते हैं? ऐसा नहीं है। चीनी के कण जैसे हम पानी में घोलेंगे सूक्ष्म कणों में, है ना, लाखों करोड़ों सूक्ष्म कणों में टूट जाएंगे। सूक्ष्म कण जो होंगे वो कितना स्थान घेरते हैं भाई? बहुत ही कम स्थान घेरेंगे। इतने सूक्ष्म कणों में टूट जाएंगे कि नग्न आंखों से वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, केवल छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, होते हैं, स्थायी रूप से गायब हो जाते हैं। गायब क्यों होंगे भाई? हमें दिखने बंद हो जाते हैं, गायब नहीं होते हैं। जल के कणों के बीच के स्थान में चले जाते हैं, है ना, सूक्ष्म कणों में टूट जाते हैं। और जो जल के कण होते हैं, हम जानते हैं कि जो द्रव के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो मान लो ये जल के कण है, तो इन जल के कणों के बीच में चीनी के कण जो है ऐसे समावेशित हो जाते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। घुटने की संधि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? जॉइंट्स के बारे में जो है कंकाल तंत्र आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कंकाल तंत्र का एक छोटा सा टॉपिक होता है जॉइंट्स, है ना, संधि। तो अब नई वाली एनसीईआरटी में जो है पढ़ना है, बस इतने ही पढ़ने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स मतलब हड्डियों का संधि, है ना, जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती है। तो पहला तो देखो ये अचल संधि है, फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट ये हमारे खोपड़ी में देखो कई सारी हड्डियां हैं, जो ये खोपड़ी है इसमें कई सारी हड्डियां हैं, उनके बीच में है फिक्स्ड जॉइंट, उनके बीच में है फिक्स्ड जॉइंट। बस कौन से जॉइंट्स कहां पर पाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये अचल संधि फिक्स्ड जॉइंट जो कि हमारे खोपड़ी में है। उसके बाद देखो ये धुराग्र संधि, है ना, धुराग्र संधि पिवट जॉइंट। हमारे खोपड़ी और रीढ़ की जो हड्डी है उसके बीच में जॉइंट है, और इसी जॉइंट के कारण हम ऐसे ना बोल पाते हैं। ऐसे साइड वे जो मूवमेंट कर पाते हैं हम अपने गर्दनों का, वो इसी वाले जॉइंट के कारण कर पाते हैं। तो ये जो पिवट जॉइंट है ये बोलेंगे आप जो खोपड़ी है और जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में। उसके बाद कंदूक खल्लिका संधि, कंदूक खल्लिका संधि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो जगहों पर आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये हमारे जांघ के पास जो जॉइंट है, दूसरा ये शोल्डर के पास जो जॉइंट है ये वाला, है ना, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ पर जो जांघ की हड्डी है और ये जो पेल्विस वाला रीजन है इसके बीच जो जॉइंट है ना, हिप जॉइंट भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर जांघ की जो हड्डी है और ये जो हिप है, यहाँ पर जो जॉइंट बनता है उसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। और जो चौथा संधि वो है कोर संधि, हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट आपको मिलेगा कहाँ पर? हमारे घुटने में, हमारे घुटने में, और साथ में ये जो एल्बो है, नी एंड एल्बो, ये घुटने में और ये जो केहूनी है, इन दोनों जगहों पर कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। तो फिक्स्ड जॉइंट खोपड़ी में, पिवोट जॉइंट रीढ़ की हड्डी और जो पूरा स्कल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, और हिंज जॉइंट ये एल्बो एंड नी। ये सारे जॉइंट्स के टाइप एंड लोकेशन आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित संयोजी ऊतकों को उनकी सही विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। एडियोलर ऊतक है, कंकाल ऊतक है, स्नायु है और कंडरा है। तो एडियोलर ऊतक, स्नायु और कंडरा, ये एक ए सी डी ये तीनों तो है संयोजी ऊतक के प्रकार। और कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक का मतलब यहां पर दोस्तों हड्डी से है, यानी ये सब के सब जो है संयोजी ऊतक ही है। एडियोलर ऊतक, कंकाल ऊतक का मतलब यहां पर आप लेंगे अस्थि और उपास्थि दोनों, ये स्नायु है और ये कंडरा है। ये सारे के सारे जो है संयोजी ऊतक के ही प्रकार हैं। कंडरा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडरा को हम लोग इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। ये इंग्लिश भी आपको ध्यान में रखना है, टेंडन। और स्नायु को हम लोग बोलते हैं लिगामेंट, लिगामेंट बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शन छूट गया है ना, चलो हम लोग आंसर यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप ए के साथ किसको मिलाओगे? एडियोलर ऊतक, अंगों के बीच रिक्त स्थान भरता है। अच्छा, पहले से मिला हुआ है ये, है ना, पहले से मिला हुआ है ये, ठीक। एडियोलर ऊतक अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरता है, ठीक। कंकाल ऊतक संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं तथा घर्षण कम करते हैं। स्नायु हड्डी को हड्डी से जो
कंडरा रेशेदार ऊतक जो अस्थि का संबंध बनाए रखते हैं। चलो यहां पर पहले से मैच्ड नहीं है, ऊपर के दोनों मैच्ड है। ए के साथ हम मिलाएंगे किसको, 1 को, बी के साथ मिलाएंगे किसको, संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है, बॉडी फ्रेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ये सही है। स्नायु, लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है ना, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ये काम किसका है, ये काम है लिगामेंट का, ठीक है, ये काम है लिगामेंट का। और बोन और मसल को कनेक्ट करने का काम जो है टेंडन का है। रेशेदार ऊतक जो मांसपेशी से अस्थि का संबंध बनाए रखता है, तो डी के साथ 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मिलान हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, सी के साथ 4 मिलाएंगे, डी के साथ 3 मिलाएंगे। तो टेंडन, कंडरा, बोन और मसल, ये दोनों, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। लिगामेंट जो है बोन को बोन से कनेक्ट करता है। विभज्योतिकी ऊतक बार बार विभाजित होते हैं, इनकी कोशिकाओं की कौन सी विशेषताएं इनके लिए ऐसा करना संभव बनाती है। तो विभज्योतिकी ऊतक बार बार विभाजित होते हैं, यानी विभज्योतक की ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो कौन सी विशेषता है जो इसको ऐसा करने में संभव बनाती है। तो पतली कोशिका भित्ति होती है, ये एनसीईआरटी बुक में एमसीक्यू दिया गया है नई वाली में। सघन कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। बड़ा केंद्रक होता है, बड़ा और स्पष्ट केंद्रक होता है ताकि कोशिका विभाजन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और रसधानी जो है, रसधानी इसमें या तो नहीं होती है या फिर बहुत ही छोटी होती है। निम्नलिखित में से क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा, निम्नलिखित में से क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत है, साउंड सोर्स है, और जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी जो है होनी चाहिए। इससे कम नहीं, इससे अधिक संभव है। तो यहां देखो 100 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, इन तीनों केस में जो है 17 मीटर, 17.2 मीटर से ज़्यादा है डिस्टेंस, इस वाले में कम है, तो इस वाले में प्रतिध्वनि जो है सुनाई नहीं पड़ने वाली है। अब देखो हो सकता है कि 17 मीटर सवाल में आ जाए। देखो 17.2 मीटर ये डिस्टेंस तब आएगा अगर हम साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि की जो गति है, स्पीड है साउंड की, ये 344 मीटर पर सेकंड लेते हैं, 344 मीटर पर सेकंड लेते हैं, तब जाकर के 17.2 मीटर। अगर हम 340 ले लेते हैं, वैसे केस में 17 मीटर आएगा, तो 17 मीटर से लेकर के 17.6 मीटर तक जो है वैल्यू जो है सवाल में आता है। तो आप यहाँ पर 17 मीटर ले लो, 17.2 ले लो, 17.4 ले लो, 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर केस में आंसर जो है डी ही आएगा। यानी एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत है ध्वनि का और जो परावर्तक पृष्ठ है, उसके बीच में कम से कम इतनी दूरी जो है होनी चाहिए, 17 से 17.6 तक आप याद रखेंगे। ये दूरी बदल जाती है स्पीड ऑफ साउंड हम क्या लेते हैं उसके हिसाब से। अगर हम 340 लेते हैं तो ये डिस्टेंस थोड़ी कम आएगी, अगर हम 346 लेते हैं तो 17.3 आएगा, इस हिसाब से। यदि कोई पादप पत्तियों से जड़ों तक भोजन परिवहन करने में असमर्थ है, तो ऐसा किस ऊतक की असामान्य प्रणाली के कारण होता है। यदि कोई पादप पत्तियों से जड़ों तक, अगर मान लो जो भोजन है उसका परिवहन पत्तियों से जड़ों तक नहीं हो पाता है, तो ऐसा किस ऊतक की असामान्य प्रणाली के कारण होता है। तो फ्लोएम के कारण, क्योंकि भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम के जरिए ही होता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो पत्तियों से जड़ तक जो खाना है वो नहीं पहुंचेगा, पत्तियों में जो खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस से वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। एक राइफल से लाइट बुलेट चलाई जाती है,
है ना, एक राइफल से बुलेट जो है चलाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बुलेट आगे की ओर त्वरण अधिक होता है और राइफल का पीछे की ओर प्रतिक्षेप त्वरण न्यूनतम होता है। यदि बल बराबर और विपरीत है तो राइफल का त्वरण बुलेट के त्वरण से इतना कम क्यों होता है? यहां से मान लीजिए कि बुलेट फायर किया गया, तो हम जानते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम से बंदूक के द्वारा या फिर राइफल के द्वारा बुलेट पर जितना फोर्स लगाया जाएगा, मान लीजिए कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया इस बुलेट पे, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के हिसाब से अगर ये क्रिया बल है तो एक प्रतिक्रिया बल भी होगा जो कि समान परिमाण का होगा, 100 न्यूटन का ही होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा, दिशा में विपरीत होगा। अब मान लीजिए कि जो बुलेट है इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और ये जो बंदूक का द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। तो बुलेट और राइफल के मास को अगर हम कंपेयर करेंगे तो नो डाउट जो राइफल का मास आएगा वो ज़्यादा आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा बुलेट के मास के तुलना में। कहा जा रहा है कि जो बुलेट है भाई उसका त्वरण तो ज़्यादा है, काफ़ी त्वरण के साथ वो आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बदले में बंदूक पर जो बल लगता है पीछे के डायरेक्शन में उससे उतना त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, त्वरण न्यूनतम होता है। तो अगर बल बराबर है बुलेट और बंदूक पर, अगर बल बराबर है बुलेट और बंदूक पर, बस दिशा में अपोजिट है, तो ऐसा क्यों हुआ कि एक का त्वरण ज़्यादा है, बुलेट का त्वरण ज़्यादा है और राइफल का त्वरण कम है? तो बहुत ही सिंपल कारण है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम सेब को ऐसे छोड़ते हैं, सेब नीचे की ओर आता है, क्यों आता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगता है तो सेब नीचे की ओर आता है। अच्छा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पर भी लागू होता है। जितने बल से पृथ्वी सेब को नीचे की ओर खींच रही है, बदले में सेब भी पृथ्वी को ऊपर की ओर खींच रहा होगा उसी बल के साथ। तो सेब तो नीचे की ओर आ रहा है लेकिन पृथ्वी तो ऊपर की ओर नहीं जा रही है। कारण क्या है? आप बोलेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है बहुत ज़्यादा है। तो त्वरण बराबर होता है बल बट्टे में द्रव्यमान। अब ये जो बल है ये तो कांस्टेंट है भाई, नियत है दोनों के लिए, बुलेट और बंदूक दोनों के लिए नियत है ना, ये तो कांस्टेंट है, नियत है। जितना बल बुलेट पर लग रहा है उतना ही लग रहा है बंदूक पर। लेकिन त्वरण जो है राइफल के केस में कम आएगा, क्योंकि जो राइफल का द्रव्यमान है वो ज़्यादा है। तो अगर हम नीचे वाले मान को बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला ये पूरा जो मान है वो कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है। त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रम अनुपाती होता है ना, और राइफल का द्रव्यमान बुलेट से बहुत अधिक होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के जीव सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो 5 जगत वर्गीकरण में जो पहला जगत है वो है मोनिडा और दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जो जीव होते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय, है ना, यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीवों के लिए 2 जगत है, मोनिडा भी है और प्रोटिस्टा भी है। लेकिन जो मोनिडा किंगडम है जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं, उनमें जो जीव होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे। लेकिन जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक, यानी जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है और झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सेल वॉल में और may not be present। सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो सकती है। सही है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। v मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान m किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। m द्रव्यमान है किलोग्राम में और v जो है मीटर पर सेकंड में क्या है?
एक समान चाल है, तो जो आंसर निकल करके आएगा वो जूल में आएगा, हाफ mv²। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत का सदस्य नहीं है? प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीव एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास जो है शैवाल है। डी, ये जंतु जगत का जीव है। हाइड्रा जो है निडेरिया फाइलम का जीव है। हाइड्रा जंतु जगत का जीव है, जंतु जगत का एक फाइलम है जिसे निडेरिया कहा जाता है। निडेरिया जगत, निडेरिया संघ का ये जीव है। डी ऑप्शन राइट आंसर। पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पादपों में लैंगिक जनन यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन हो रहा है, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक अंतरित करने की आवश्यकता होती है, यानी कि स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, पहले परागण होगा, है ना। जो पराग है उसे पुंकेसर से लेकर के जाना होगा वर्तिकाग्र तक, ठीक, वर्तिकाग्र तक लेकर के जाना होगा, तब जाकर के परागण होगा और उसके बाद निषेचन होता है। और ये जो पराग है पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक लेकर के जाएगा कौन? कोई एजेंट हो सकता है, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, कीट पतंगे, जंतु, ये सारे हो सकते हैं। मादा जनन कोशिकाएं अंडाशय में उपस्थित होती है। मादा जनन कोशिकाएं अंडाशय में उपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात है ना। ये हमारा वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका, और सबसे नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। इसमें दोस्तों बीजांड होता है और बीजांड में जो है मादा कोशिका होती है, मादा जनन कोशिका होती है। परागकण सीधे अंडाशय में जाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही है। परागकण सीधे अंडाशय में थोड़ी जाते हैं, परागन के बाद पराग नली का निर्माण होता है, पराग नली बीजांड में जाता है ना। पराग नली जो है, पराग नली इस वर्तिका से होते हुए अंडाशय से होते हुए बीजांड में प्रवेश करता है, और उस पराग नली के भीतर जो है, उस पराग नली में शुक्राणु होता है और वो जाता है बीजांड में। कहाँ पर? इस मादा जनन कोशिका के पास। तो उत्तर इसका सी हो जाएगा। भारी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में सामान्यतः कैसी होती है? जो हल्के परमाणु होते हैं उनके नाभिक में, हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। प्रोटॉन को हम लोग P+ से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, N पे 0 पावर के रूप में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक में पाए जाते हैं परमाणु के। जो हल्के परमाणु होते हैं उनमें आप देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, लेकिन जैसे परमाणु भारी होता चला जाता है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है। तो भारी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में सामान्यतः कैसी होती है? तो अधिक होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नई वाली एनसीईआरटी का कटआउट है। हल्के परमाणुओं में दोस्तों, हल्के परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या प्रायः समान होती है ना, प्रायः समान होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लो आप कार्बन परमाणु आप देखेंगे तो इसमें 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। अगर हम ऑक्सीजन परमाणु को देखें तो इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु भारी होता चला जाता है, वैसे वैसे जैसे परमाणु भारी होते जाते हैं, नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती जाती है। जैसे हम अगर लोहा को देखते हैं, आयरन को देखते हैं, तो 26 प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु संख्या होती है, 26 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 30 है। हम यूरेनियम को देखते हैं, परमाणु संख्या 92, तो 92 क्या है? प्रोटॉन है, लेकिन देखो न्यूट्रॉन कितने हैं? 146 है ना, 146। तो जैसे जैसे परमाणु भारी होता चला जाता है, जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से जो है अधिक होती चली जाती है। अब देखो नाभिक के भीतर हम जानते हैं कि प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और 2 धन आवेश पास पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, ठीक। तो नाभिक के भीतर प्रत्येक प्रोटॉन दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि सारे जो प्रोटॉन होंगे वो धन आवेशित होंगे, है ना। 2 धन आवेश पास पास आएंगे तो एक दूसरे पर वो फोर्स लगाते हैं विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं, बोल सकते हो आप। मान लीजिए कि नाभिक में केवल प्रोटॉन्स ही होते हैं, एक नाभिक है केवल प्रोटॉन है,
तो प्रोटॉन काफ़ी पास पास होंगे, लेकिन मान लो उसमें हमने न्यूट्रॉन भी भर दिया तो भाई उतने ही स्पेस में न्यूट्रॉन भी जगह लेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई प्रोटॉन के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर केवल प्रोटॉन हो नाभिक में तो प्रोटॉन के बीच की दूरी कम होगी, अगर न्यूट्रॉन भी उसमें आ जाए तो प्रोटॉन के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन को भी तो जगह चाहिए ना, है ना। जैसे मान लीजिए आप थे और आपका एक मित्र था, दोनों पास पास बैठे थे, अब कोई तीसरा आ जाएगा आपके बीच में तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा आप दोनों के बीच में, है ना। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जब दो लोग के बीच में कोई तीसरा आता है तो दूरी बढ़ जाती है ना। तो अगर मान लो कि दूरी बढ़ गई प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन के कारण, तो क्या बोल सकते हैं जो रिपल्शन है, अब जो एक दूसरे पर धक्का लगा रहे हैं वो कम हो जाएगा। पास पास थे ज़्यादा धक्का दे रहे थे, दूर दूर हो गए तो आप कम धक्का देंगे। तो न्यूट्रॉन जो उदासीन होते हैं, न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस है। प्रोटॉन के मध्य दूरी बढ़ाकर क्या करते हैं कि भाई प्रतिकर्षण को कम कर देते हैं। इसके साथ ही कणों को परस्पर बांधे रखने वाला बल, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, को प्रबल कर देते हैं। एक तो न्यूट्रॉन बीच में आ गया तो प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, तो एक दूसरे को आप धक्का कम मार रहे हैं। उसके बाद नाभिकीय बल, जो कि बोल सकते हो कि सबसे मजबूत बल है। नाभिकीय बल, जितने भी प्रकार के बल होते हैं उसमें सबसे मजबूत जो है नाभिकीय बल ही होता है, जो कि प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो नाभिक है, ये परमाणु है, परमाणु में नाभिक है। अब भाई ये नाभिक कब नहीं फटेगा, कब नहीं फटेगा, जब भाई प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा। प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन कब होगा, जब इनके बीच की दूरी अधिक होगी, तो इनके बीच में भाई न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं जो इनके बीच की दूरी बढ़ा देते हैं। साथ में बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, इनके बीच में नाभिकीय बल भी काम करता है, जो कि आकर्षण नेचर का होता है। तो ये सब मिल करके जो है नाभिक को बांधे रखते हैं, नाभिक को बांधे रखते हैं, राइट। तो भारी परमाणुओं में अधिक न्यूट्रॉनों की आवश्यकता क्यों होती है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि नाभिक में स्थित सभी कण को दृढ़ता से बांधे रख सके, इसलिए न्यूट्रॉन जो है नाभिक को आपस में बांध कर रखने का काम करता है। भारी परमाणुओं में अधिक न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिससे वे नाभिक में स्थित सभी कणों को दृढ़ता से बांधे रख सके। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे। ये याद रखना, हल्के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या प्रायः समान होती है, और भारी जैसे जैसे परमाणु होता चला जाता है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में अधिक होती जाती है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है, क्योंकि भार का अगर हम सूत्र देखें तो W बराबर है ना, W से वेट, भार बराबर द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब चंद्रमा पे अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कम हो जाता है, द्रव्यमान कम नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है, तो जो भार है ये भी कम हो जाएगा। तो बोलेंगे चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है, नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी घूम जाओ द्रव्यमान कम नहीं होता है वस्तु का। नाभिक में प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण को कम करने तथा नाभिक को दृढ़ता से बांधे रखने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? जस्ट हम लोगों ने समझा न्यूट्रॉन की होती है, उसी वाले कटआउट से ये सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है? यानी अगर हम जल में अम्ल को घुलाएं या फिर क्षार को घोल दें, दोनों के केस में जो हमें लक्षण देखने को मिलेगा वो कॉमन देखने को मिलेगा। बताना है इन चार में से कौन सा वो लक्षण है। दोनों नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नहीं, नीला लिटमस को लाल करने का काम केवल अम्ल करता है, क्षार ठीक उल्टा करेगा, लाल को नीला कर देगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दोनों धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो देखो अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट या फिर बाइक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। क्षार जो है ये धातु के कार्बोनेट से या फिर बाइक कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि धातु के कार्बोनेट और बाइक कार्बोनेट वो खुद ही आपस में अपने में क्षार होते हैं, क्षार की प्रकृति के होते हैं, तो क्षार आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे। दोनों जिंक जैसे धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस अवमुक्त करते हैं। अगर आप अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाओगे तो आपने रिएक्शन पढ़ रखा होगा, धातु और अम्ल के बीच में जो अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो, लेकिन अधिकांश में ऐसा नहीं होता है, तो हम इसको आंसर नहीं लेंगे। दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है।
दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं। अगर हम जल में अम्ल को घोलते हैं तो ये H+ आयन देगा, ये H+ आयन देगा, और क्षार जो है OH- आयन देगा। यहाँ पर आयन की बात की गई है ना, आयन की बात की गई है। अगर मान लो कि H+ आयन उत्पन्न करते हैं दोनों, ऐसा होता तो फिर ये विकल्प गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आयन लिखा हुआ है तो आयन के रूप में H+ भी हो सकता है, OH- भी हो सकता है। दोनों आयन देंगे और इसी आयन के कारण, H+ के कारण, OH- के कारण ये दोनों के दोनों जो है विद्युत का चालन कर पाएंगे। तो जो अम्लीय घोल होता है या क्षारकीय घोल होता है सुचालक होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतीक W किस भाषा के नाम से लिया गया है? वुल्फ्रम, है ना, ये जर्मन भाषा से। हम जानते हैं तत्वों का प्रतीक जो है उसके, अधिकांश तत्वों का प्रतीक जो है उसके अंग्रेजी नाम से बनाया गया है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका प्रतीक लिया गया है उसके लैटिन नाम से, ग्रीक नाम से, जर्मन नाम से। ठीक है, तो जो टंगस्टन हम बोलते हैं, ये टंगस्टन, इसका सिंबल क्या होता है? W होता है। ये W सिंबल कहां से लिया गया? क्योंकि टंगस्टन तो इंग्लिश नाम है और T तो है नहीं इसका सिंबल, तो इसी का जो जर्मन नाम है वो है वुल्फ्रेम, वुल्फ्रम, है ना, ये वुल्फ्रम। वुल्फ्रम में देखो W है ना, यहां से लिया गया है। यहां देख लेते हैं, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम से नहीं बल्कि लैटिन नाम से, ग्रीक नाम से, जर्मन नाम से लिए गए हैं। जैसे लोहा का प्रतीक, जो लोहा है, आयरन है, उसका प्रतीक हम लोग Fe लेते हैं। अब आयरन में तो I आता है, I तो है नहीं, I तो आयोडीन का प्रतीक है, सिंबल है। तो Fe जो है ये लैटिन नाम है फेरम, यहां से लिया गया, देखो इसमें Fe आ रहा है। ऐसे ही मरकरी, है ना, मरकरी पारा का जो प्रतीक है वो है Hg। ये ग्रीक नाम हाइड्रोगायरस से लिया गया है, हाइड्रोगायरोस। टंगस्टन का प्रतीक W है, ये जर्मन नाम वुल्फ्रम से लिया गया है ना, वुल्फ्रम। याद रखेंगे ये सारे के सारे। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है। देखो ये जो एम्पियर साहब थे, आपने विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर याद कर रखा है, इन्हीं के सम्मान में वो एम्पियर SI मात्रक दिया गया है। धारावाही चालक हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात सबसे पहले किसने कहा? ये ऑर्स्टेड साहब ने। इन्होंने ही सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया कि धारावाही चालक जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर बाद में पता चला कि धारावाही चालक जो है चुंबक पर बल लगाता है, धारावाही चालक चुंबक पर बल लगाता है। तो एम्पियर साहब ने कहा कि अगर धारावाही चालक चुंबक पर बल लगाता है तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से चुंबक भी धारावाही चालक पर उतना ही बल लगाएगा विपरीत दिशा में। ठीक, तो कोई चुंबक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है, तो ऐसा एम्पियर ने कहा था। और फेराडे ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फेराडे ने दिया था, जिस पर आधारित इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। मैक्सवेल के बारे में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आधुनिक रसायन का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? आधुनिक रसायन का जनक, जो आधुनिक रसायन है उसके माई बाप कहे जाते हैं लेवोजियर। बी हमारा राइट आंसर। यहां देखिए एंटोइन लेवोजियर, लेवोजियर इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन शास्त्र के माई बाप कहे जाते हैं लेवोजियर। इन्होंने दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो, जो कि हर रासायनिक अभिक्रिया में एप्लीकेबल है। जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन सारे में इन्होंने जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था वो लागू होता है, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग से
परमाणु मॉडल में एक बड़ा संशोधन हुआ। प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण और निष्कर्ष सबसे यथार्थ है? सबसे सही है, नाभिक धन आवेशित होता है, सही है। और परमाणु का अधिकांश आयतन घेरता है, तो ऐसा नहीं है, परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली होता है, यानी कि आयतन जो है नाभिक का बहुत ही कम होता है, बहुत कम जगह लेता है। तो यहां तक तो सही था, नाभिक धन आवेशित होता है, लेकिन उसके बाद वाला पार्ट जो है गलत है। अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। नाभिक धन आवेशित होता है ना, अल्फा कण भी धन आवेशित होता है, नाभिक भी धन आवेशित होता है, तो धन आवेश पास आते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं रास्ते से। जैसे मान लीजिए 1 प्लस चार्ज यहाँ पर है और 1 प्लस चार्ज यहाँ पर है, अब ये दोनों पास पास जब आएंगे तो या तो ये होगा कि ऐसे घूम जाए, है ना भाई, इसी पथ पर लौट जाए, ऐसे जाए, और रिपल्शन के कारण ऐसे जा रहे थे ऐसे घूम जाए उसी पथ पर, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से ऐसे जाने के बाद इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाए। यही चीज हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इसलिए अल्फा कण जो है विक्षेपित नहीं होते हैं। अल्फा कण होता है He2+, द्विव आवेशित हीलियम आयन, द्विव धन आवेशित हीलियम आयन। इलेक्ट्रॉन नाभिक में मौजूद होते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन होता है। अधिकांश अल्फा कण पन्नी से बिना विक्षेपित हुए गुजर गए, जो यह दर्शाता है कि परमाणु अधिकांशतः रिक्त स्थान है, बिल्कुल सही है ना। अधिकांश अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना अपने रास्ते से भटके सीधे निकल जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, यानी कि नाभिक जो है परमाणु का बहुत ही कम स्थान घेरता है। यदि किसी दी गई स्थिति में 2 सेकंड में 100 घनत्व दोलन होते हैं, तब ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति किसे बोलते हैं? 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आपसे दिया गया है कि भाई 2 सेकंड में 10 दोलन हो रहा है, अब चाहे वो दाब दोलन हो चाहे घनत्व दोलन हो, आपको दोलन से मतलब है। 2 सेकंड में 10 दोलन हो रहा है, तो 1 सेकंड में 10/2 0.5 दोलन बोलेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5 हर्ट्ज हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। 2 सेकंड में 10 दोलन, तो 1 सेकंड में 5 दोलन, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है, तो 5 हर्ट्ज आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो एसआई मात्रक है आवृत्ति की। एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? सवाल कुछ ऐसे पढ़ना है। एक बहुकोशिकीय जीव में, जैसे हम लोग भी बहुकोशिकीय जीव है, हमारे शरीर में मान लो हर कोशिका हमारे उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? अन्य कोशिकाओं के साथ परस्पर क्रिया किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करके, ऐसा नहीं है, कोशिकाएं जो है अन्य कोशिकाओं के साथ परस्पर क्रिया किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करके, तो ऐसा नहीं है, कोशिकाएं जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है, संपर्क जो है स्थापित करती है। ऐसा नहीं है कि हर कोशिका जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। स्वयं को एक पूर्ण अंग में परिवर्तित करके, भाई हर एक कोशिका जो है पहले अंग बना लेती है और उसके बाद काम करती है, तो ऐसा भी नहीं है। सभी जीवन कार्यों को स्वयं करने का प्रयास करके, यानी कोशिका जो है सारे के सारे जीवन कार्यों को करने का प्रयास करती है, तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि अलग अलग काम को करने के लिए कोशिकाओं का अलग अलग समूह होता है, जिसे हम लोग ऊतक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कोशिका हर तरह का काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। सम विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग काम मिला हुआ है। कोशिकाओं का अपना अलग अलग ग्रुप है जिसका काम अलग अलग है, अलग अलग काम के लिए वो विशेषीकृत होते हैं, तो इसीलिए जो है सम विभाजन बोलते हैं। जैसे हम अंग के स्तर पर बात करें तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, आंख का काम है देखना, लीवर का अपना अलग काम है, अमाशय का अपना अलग काम है, पैनक्रियाज का अपना अलग काम है, त्वचा का अपना अलग काम है। ऐसे ही कोशिका स्तर पर भी क्या है कि सम विभाजन पाया जाता है। यदि किसी दी गई स्थिति में 2 सेकंड में 10 घनत्व दोलन होते हैं, तब ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल किसको बोलते हैं? एक दोलन पूरा होने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। एक दोलन पूरा होने में
जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। आपसे यहां पर बोला जा रहा है कि देखो 10 दोलन पूरा हो रहा है, 10 दोलन पूरा हो रहा है, 10 दोलन पूरा हो रहा है और इसमें समय कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। एक दोलन में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। तो एक दोलन में 2/10 हो जाएगा, यानी कि 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक दोलन में लगने वाले समय ही, एक दोलन में लगने वाला समय ही आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया में 3 उत्पाद जो है बनते हैं। एक तो आप याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रबल क्षार है, इसका पीएच भी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो है 14 होता है, प्रबल क्षार है, खतरनाक होता है प्रबल क्षार। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और तीसरा उत्पाद क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस निर्मित होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है, क्लोरीन गैस निर्मित होता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं। सी ऑप्शन राइट आंसर। सामान्य वार्तालाप की ध्वनि का स्तर लगभग कितना होता है? हम लोग सामान्य जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें ध्वनि का जो स्तर है वो 60 डेसिबल होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग जो है डेसिबल में मापते हैं, तो 60 डेसिबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? बायोमैग्निफिकेशन का कारण बन सकता है। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है, जो अजैव निम्नीकरणीय हानिकारक रसायन होते हैं उसका होता है। तो पीरकनाशी, पीरकनाशी जैसे कि DDT। पी माहेश्वरी को किस उपाधि से जाना जाता है? पी माहेश्वरी को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखो पी माहेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया था पुष्पी पादप के लिए, पुष्पी पादपों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक विकसित की। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पी माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या विकसित की थी? पुष्पी पादपों के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है उसको इन्होंने डेवलप किया था, उसको इन्होंने विकसित किया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन जो है मादा शरीर के बाहर होता है, उसी को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पुष्पी पादपों के लिए आजकल खूब आप सुनते होंगे IVF के बारे में, लेकिन इन्होंने पुष्पी पादपों के लिए इस टेक्निक को डेवलप किया था। पुष्पी पादपों के लिए, है ना, प्लांट्स के लिए इन्होंने डेवलप किया था। उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण परावर्तन के बाद डैश से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ये परावर्तक, ये उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है उठा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो दर्पण के पीछे होता है, वक्रता केंद्र भी। अब मान लीजिए कि प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है वो ऐसे लौट जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये, अगर हम इसको थोड़ा पीछे खींचते हैं तो मुख्य फोकस पर जाकर के ये किरण जो है मिलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से ये अपसरित यानी कि फैल रही है। एक और अगर हम बनाएं यहां पर तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश किरण ऐसे लौट जाएगी और इसको पीछे मिलाने पर यहां पर जो है ये किरण मिलती है। तो ऐसे जो है मुख्य फोकस से अपसरित यानी कि फैलती हुई जो है प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर। बाह्य निषेचन करने वाले जंतु आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं की तुलना में अधिक अंडे क्यों देते हैं? जो बाह्य निषेचन करने वाले जंतु होते हैं आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं की तुलना में ज्यादा अंडे देते हैं। बाह्य निषेचन यानी कि जो निषेचन की घटना है, शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन है वो शरीर के बाहर होता है, जो कि मछलियों के केस में होता है, मेंढकों के केस में होता है। और आंतरिक निषेचन जैसे कि हम मनुष्यों में होता है, मादा शरीर के भीतर जो है ये निषेचन होता है।
तो बाह्य निषेचन करने वाले जो जंतु होते हैं वो ज़्यादा अंडे देते हैं, क्योंकि अब अंडे बाहर रहेंगे तो खतरा ज़्यादा है ना, अंडे का नष्ट हो जाने का संभावना जो है वो ज़्यादा है, उनके अंडों के नष्ट होने या अन्य जंतुओं द्वारा खा लिए जाने की संभावना अधिक होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर। ऐसे पानी में जो है बहुत सारे अंडे छोड़ दिए जाते हैं तो कुछ पानी में बह जाएंगे, है ना, कुछ अन्य प्रकार के जंतु आकर के खा जाएंगे, तो इससे इसीलिए जो है अधिक अंडे का उत्पादन किया जाता है। अगर बहुत सारे अंडे नष्ट भी हो गए फिर भी कुछ अंडे रह जाए उसकी संभावना हो, इसीलिए अधिक अंडे जो है उत्पादन की जाती है बाह्य निषेचन करने वाले जीवों के केस में। लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लैंगिक प्रजनन के बारे में, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन होता है ना, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन होता है। यह जीवों को बदलते वातावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। तो लैंगिक प्रजनन से वेरिएशन जो है वो आती है, और वेरिएशन आने से ये होता है कि बदलते वातावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। यह दो माता पिता के डीएनए को जोड़ता है, सही है ना। यहाँ जोड़ने का मतलब ये मत समझना कि माता का डीएनए पिता का डीएनए और ऐसे जुड़ गया, ऐसा नहीं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, माँ बाप दोनों का डीएनए जो है बच्चे में आता है 50-50%। यह समरूप क्लोन उत्पन्न करता है, तो नहीं, ये अलैंगिक जनन में ऐसा होता है, अलैंगिक जनन में ऐसा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। यह प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधताएं उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है, तभी जाकर के बदलते वातावरण के अनुकूल ढलने में ये ढल पाते हैं जीव जो है तभी बदलते वातावरण के अनुकूल ढल पाते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब का मतलब परखनली होता है ना। इसी टेस्ट ट्यूब को आज के समय में हम लोग क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं, IVF बोलते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो मादा शरीर में नहीं होगी, मादा शरीर के बाहर होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ दिक्कत जो है वो आ गई है मादा शरीर के अंदर, कि जो शरीर के भीतर जो है वो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। कई सारे रीजन हो सकते हैं, ये दिक्कत जो है महिला के अंदर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पुरुष के अंदर भी हो सकता है। हो सकता है पुरुष का शुक्राणु ही अब उस काबिल नहीं रहा कि वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। तो कारण जो है कई सारे हो सकते हैं। तो इसमें बस यही चीज होता है कि मादा शरीर के बाहर जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, यूजुअली मादा शरीर के भीतर होती है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन IVF में क्या होता है कि मादा शरीर के बाहर लैब में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रेजेंस में आर्टिफिशियल मीडियम में करवाया जाता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन। फिर 1 सप्ताह के बाद जो है जो भ्रूण बनता है उसको मादा शरीर के भीतर स्थापित कर दिया जाता है गर्भाशय में, और फिर नॉर्मली जैसे एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है वैसे फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, और 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब जो टेस्ट ट्यूब है उसमें बच्चे का जो है डेवलपमेंट होगा, वहां से बच्चा जो है जन्म लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यूँ मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब में जो है केवल निषेचन की प्रक्रिया होती है, एम्ब्रियो बनने के बाद उसको वापस से गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो पहली बार भारत में जो टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया था उसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, कनुप्रिया अग्रवाल, और उपनाम है दुर्गा। ये हमारा राइट आंसर। ये नई वाली NCERT में जो है अब आपको पढ़नी है, मैंने कटआउट भी लगा ही रखा है। देखो सुभाष मुखोपाध्याय, सुभाष मुखोपाध्याय, इन्होंने भूमिका निभाई थी। कोलकाता में 1978 की बात है, कोलकाता में पहली बार भारत के अंदर जो है टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया, कनुप्रिया अग्रवाल, उपनाम दुर्गा। तो ये बस इतनी सी जानकारी जो है आपको याद रखनी है इस वाले वैज्ञानिक परिचय से। नई वाली NCERT का ये कटआउट है। पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब मैंने आपको समझा दिया कि
शुक्राणु को मादा शरीर के बाहर सामान्यतः एक प्रयोगशाला पात्र में युग्मित किया जाता है, यानी कि निषेचन करवाया जाता है अंडाणु के साथ। फिर जो भ्रूण बनता है यानी जो निषेचित अंडा होता है उसको गर्भाशय में रोपित किया जाता है। लगभग 1 सप्ताह के बाद आप बोल सकते हो, और तब जाकर के एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियां डैश होगी। एक गैस है उसको आप द्रव बनाना चाहते हैं, एक गैस है उसको आप द्रव बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे ताकि जो कणों की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाए। आप दाब जो है बढ़ा देंगे ताकि जो कण है वो पास पास आ जाए। तो बढ़ता दाब घटता तापमान, बढ़ता दाब और घटता तापमान। गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो इसके लिए टेम्परेचर को कम करना होगा और प्रेशर को बढ़ाना होगा। पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? शरीर के बाहर प्रयोगशाला पात्र में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन। बी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चूना देता है? बिना बुझा चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना बोलते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, अंडे का छिलका होता है उसको गर्म करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं बाजार से दीवारों पर पुताई के लिए पानी डाल करके, उसी के बारे में कहा जा रहा है। उसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसे हम लोग कली चूना भी बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? कली चूना बोलते हैं। कली चूना भी बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं इंग्लिश में। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह युग्मक शुक्राणु भी हो सकता है, अंडाणु भी हो सकता है। दोनों को मिला करके जो युग्मकों का जनन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है ना, युग्मकों का निर्माण जो होता है उसे हम लोग युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मान लीजिए कि जो युग्मक है वो शुक्राणु है, जो युग्मक है मान लीजिए कि शुक्राणु है, स्पर्म है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के हो सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर मान लीजिए अंडाणु का प्रोडक्शन हो रहा है, ओवम का, तब हम इसे बोलते हैं oogenesis। oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस oogenesis हो सकता है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। धातुओं की संकरता श्रेणी क्या दर्शाती है? रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की होती है, जो आप पढ़ते हो धातु अधातु वाले चैप्टर में, पोटेशियम से स्टार्ट होता है और सोने पर जाकर के खत्म होता है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये। तो उसमें धातुओं को सजाया गया होता है ऊपर से नीचे घटते सक्रियता क्रम में। तो धातुओं के उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में, घनत्व का नहीं, धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। किसी एक अंडाशय से परिपक्व अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर हम मनुष्यों में मादा की बात करें, 2 अंडाशय हैं, हर महीने दोनों में से किसी एक अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होता है, तो अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन कहलाता है अंडोत्सर्ग या फिर अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन भी होता है, अंडोत्सर्ग भी होता है, इंग्लिश में ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन। निषेचन आप समझते हो, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना हम लोगों ने जस्ट देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis 2 प्रकार के। इम्प्लांटेशन जो भ्रूण होता है उसका गर्भाशय की भित्ति में जो प्रत्यारोपण होता है उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, यानी कि भ्रूण का जो है गर्भाशय की भित्ति से चिपकना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन के बाद ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। मनुष्यों में वृद्धि का स्रवन कौन सी ग्रंथि करती है? तो जो ग्रोथ हार्मोन है इसका सिक्रीशन किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन जो है, जैसा कि नाम बता रहा है आपको, वृद्धि और विकास को नियंत्रित
पूरे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने का काम यह ग्रोथ हार्मोन करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिगरेट हो, व्यक्ति बौना रह जाता है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिगरेट हो, व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सिगरेट होता है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, है ना। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर में लंबे समय के लिए, तो चीनी की बीमारी यानी कि मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। T4 हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनालिन हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। एड्रिनालिन हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है। एड्रिनल ग्लैंड जो दो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक है, तो संख्या में ये दो है। एक गोल रक्षक फुटबॉल को रोकते समय उसकी गति की विपरीत दिशा में 200 न्यूटन का बल लगाता है। यदि गेंद रुकने तक 15 सेंटीमीटर पीछे हटती है तो गोल रक्षक द्वारा फुटबॉल पर किया गया कार्य कितना होगा। होता कुछ ये है, मान लो ये गोलकीपर है, इधर से गेंद आती है, ऐसे गेंद आती है, तो गोलकीपर के द्वारा इस डायरेक्शन में जो है 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। 200 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद भी ये जो गेंद है, ये हाथ को यूं मान लो कि धक्का देते हुए 15 सेंटीमीटर पीछे तक खिसक जाती है। ऐसे गई, है ना। जब गोलकीपर ने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, उसके बावजूद भी 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट इसी वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में हो गया, है ना, इस वाले डायरेक्शन में। तो यहां पर सीन क्या बन रहा है कि हाथ के द्वारा फोर्स जो है इस वाले डायरेक्शन में लगाया गया 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इस वाले डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, यानी कि 0.15 मीटर का हम बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है वर्क। बल और विस्थापन दोनों विपरीत है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक आएगा। धनात्मक वाले को तो पहले उड़ा दो यहां से। कार्य बराबर माइनस बल गुने में विस्थापन, माइनस 200 न्यूटन गुने में जो विस्थापन है, सारे मान हम लोग एसआई मात्रक में डालेंगे, तो सेंटीमीटर में मत डाल देना, है ना। सेंटीमीटर में डालोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। ये 15 गुने में 30, 2 जीरो डालेंगे, फिर पॉइंट डालेंगे, माइनस 30 जूल। बी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स हैं जो जिम्मेवार है, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, जहां से हार्मोन बनते हैं। एक क्षेत्र रक्षक ने गेंद पकड़ने के पश्चात 200 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट की गेंद को उत्साह में पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊंचा उछाल दिया। क्रिकेट आप देखते हैं, कोई फील्डर जो होता है वो जब गेंद को पकड़ता है तो खुशी से जो है गेंद को ऐसे ऊपर फेंक देता है और दौड़ने लगता है। तो बोला गया है कि गेंद जब अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी तब उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मान लीजिए कि भाई ये जमीन है और यहां से गेंद को आपने उठा करके ऊपर फेंका, और कहां तक गेंद पहुंच गई, गेंद पहुंच जाती है 10 मीटर हाइट तक। ठीक, गेंद पहुंच जाती है 10 मीटर हाइट तक, और गेंद का मास कितना है 200 ग्राम। 200 ग्राम। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब देखो द्रव्यमान 200 ग्राम है, आंसर आपको जूल में चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए, तो आपको द्रव्यमान जो है एसआई मात्रक में पुट करना होगा। नहीं है एसआई मात्रक में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। बोला गया है सवाल में कि जी का मान 10 लीजिए, और जो ऊंचाई है वो एसआई मात्रक में ही दिया गया है, तो 1 2 3 1 2 3 20 जूल। बी ऑप्शन राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है। उस बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हम लोग लगाते हैं। लेकिन आपसे सवाल ने पूछा है कि उस बल के बारे में बताओ कि इन चार में से कौन सा विकल्प सही है। यह बल चालक में प्रवाहित धारा से स्वतंत्र होता है। मतलब आप
चाहे चालक में कितनी भी धारा प्रवाहित करवा लो, जो बल है वो एक समान ही लगेगा, ब्लंडर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो लगने वाला बल होता है दोस्तों, वो जो धारा चालक में बह रही है उसके समानुपाती होता है। जितना धारा प्रवाहित करवाएंगे उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। बल चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। किसी चालक पर बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आप याद रखेंगे, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को ले जाकर के रखेंगे तो उसके ऊपर बल लगेगा, वो बल समानुपाती है चालक में जो धारा बह रही है उसके, और समानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा लगेगा, और चालक चुंबकीय क्षेत्र में चालक की जो लंबाई है उस पर भी। ठीक, ये देखो, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जब यहाँ से सवाल आएगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत करके आए, लेकिन आपने पढ़ लिया है तो आप गलत मत कीजिएगा। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर देती है। इस कार के इंजन की शक्ति का परिकलन कीजिए। शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर। क्या आप कार्य निकाल सकते हैं? क्या आप कार्य निकाल सकते हैं? देखो, आपको क्या सब दिया हुआ है, आपको दोस्तों समय दिया हुआ है, आपको टाइम पता है, आपको देखो यहां पर दिया गया है कि विराम अवस्था से प्रारंभ करके, यानी u का मान 0 आपको दिया हुआ है, v का मान आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुने में 5/18 तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद आपको मास दिया हुआ है। क्या आप कार्य निकाल लेंगे यहां से? बिल्कुल, कार्य ऊर्जा सिद्धांत निकाल करके लगा करके हम लोग कार्य निकाल सकते हैं। कार्य बराबर हाफ mv² माइनस u²। ये कार्य ऊर्जा सिद्धांत से कार्य का ये सूत्र होता है। यहां से हम कार्य अब निकाल सकते हैं। द्रव्यमान दिया गया है 1000 किलोग्राम, v का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और माइनस में 0, राइट। तो ये 1000 गुने में ये 400 उड़ाएंगे 200 बार में, यानी ये आ गया 200, ये 1000 लिखा हुआ है तो किलो जूल हो जाएगा, ये 200 किलो जूल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कार्य को यहां पर डालेंगे, 200 किलो जूल बटे में समय लेंगे 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 0 से 0 उड़ाएंगे। अब देखो ये 20 किलो जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं, 20 किलो वाट। ये हमारा राइट आंसर। बीस किलो वाट राइट आंसर। 2 किलोग्राम का एक पिंड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होता है। इस पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण। द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 6 न्यूटन हो जाएगा बल। बी ऑप्शन राइट आंसर। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है? सन से जो सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंच रही है वो पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। सूर्य से जो सौर ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वाली वस्तु रखी है तो दर्पण डैश होगा। तो समतल दर्पण के केस में ऐसा होता है, समतल दर्पण के केस में ऐसा होता है कि अगर आप 1 मीटर के डिस्टेंस पे किसी वस्तु को रखते हैं, अगर आप 1 मीटर के डिस्टेंस पे किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के पीछे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही, दर्पण के पीछे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही वस्तु के आकार का ही सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा।
तो ऐसा होता है प्लेन मिरर में। ऐसा होता है प्लेन मिरर में। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग किस गति से चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। जैसे लाइट भी तो अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सन से जो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही पहुंच रही है। और निर्वात में किस स्पीड से जो है चलती है लाइट? प्रकाश की गति से। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे है, गामा रे है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड रे है, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो विजुअल लाइट हम देख पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब के सब जो वेव है वो निर्वात में चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इस वाले स्पीड से। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेट नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।